अंबेडकर के नाम पर विपक्ष बीजेपी का प्रदर्शन। विजय चौक पर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन में प्रियंका गांधी, डिंपल यादव भी शामिल। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज प्रोटेस्ट चल रहा है। विजय चौक से विपक्ष का ये मार्च जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी का भी प्रदर्शन चल रहा है और बीजेपी के तमाम नेता और सांसद यहां पर एकजुट हुए। गांधी प्रतिमा के पास बीजेपी का प्रदर्शन, वहीं विजय चौक से मार्च कांग्रेस का। तो सड़क से लेकर संसद तक अब देखिए ये संग्राम बढ़ता जा रहा है और अंबेडकर से शुरू हुआ विवाद अब देखिए सदन से निकलकर सड़कों तक भी पहुंच गया है। कुमार विक्रांत विजय चौक से हमारे साथ जुड़े हैं, आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हमारे दो सहयोगी। सबसे पहले कुमार विक्रांत के पास जाएंगे। कुमार, साफ पता चल रहा है कि जो शुरुआत में कोशिशें की गई थी कि मामला सदन में उठा, सदन में बातचीत और बहस के साथ इसका अंत किया जाए, लेकिन अब मामला सड़क पर है। कांग्रेस और तमाम विपक्ष सड़कों पर आज। जी बिल्कुल, पूरा सत्र आप कह सकते हैं कि हंगामे की भेंट चढ़ गया और आज भी सदन का चल पाना मुश्किल है और आज इस सत्र का अंतिम दिन है जिसके बाद संसद सैनिटाइज हो जाएगी। लेकिन आप कह सकते हैं कि जो शीतकालीन सत्र है, जो सर्दी का मौसम है, उसमें सियासी गर्मी, सियासी तापमान बहुत तेज़ हो चुका है सत्र खत्म होते होते। और अभी कुछ देर पहले जो विपक्षी सांसद हैं वो विजय चौक से पैदल उन्होंने मार्च किया संसद भवन तक, जिसमें वो लगातार यही मांग करते रहे कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें, माफ़ी मांगे। जो विपक्षी सांसदों का आरोप है कि उन्होंने अंबेडकर का अपने भाषण में राज्यसभा में अपमान किया, तो उसी मांग पर दोबारा ये सांसद लौट रहे हैं। और जहां तक राहुल गांधी इसमें शामिल नहीं हुए थे, सूत्रों का ये कहना है कि वो दिल्ली से बाहर उनका पहले से जाने का प्रोग्राम था, 11:30 बजे के करीब उनकी फ्लाइट थी, जिसके चलते वो यहाँ नहीं पहुंचे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों के सांसद यहां से निकले और अंदर जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले TV9 भारतवर्ष से दिग्विजय सिंह ने एक मांग की है कि पहले जो वॉच एंड वार्ड की सुरक्षा होती थी संसद भवन के भीतर परिसर में, उसको हटाकर CISF को रखा गया है, तो वापस से वॉच एंड वार्ड को लाया जाए। क्योंकि कल ठीक है कुमार विक्रांत, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और पूरा ऑपोजिशन लामबंद नजर आ रहा है, सरकार पर बोला जा रहा है हमला। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, बीजेपी की काउंटर स्ट्रेटेजी क्या नजर आ रही है फिलहाल, क्योंकि पूरा ऑपोजिशन एकजुट है और बार बार राहुल गांधी पर जो FIR दर्ज करवाई गई है उसका जिक्र किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि एक के बाद एक FIR जो दर्ज कराई गई है इसका कोई असर पड़ेगा नहीं। ऑपोजिशन बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करता रहेगा जब तक गृह मंत्री माफी नहीं मांगते, इस्तीफा नहीं देते। बीजेपी क्या कह रही है? जी देखिए, बीजेपी और एनडीए ने आज दूसरे दिन लगातार प्रदर्शन किया। बीजेपी ने आज जो प्रदर्शन किया वो संसद परिसर में गांधी मूर्ति और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति है उसके पास प्रदर्शन किया। और उन्होंने कहा था, उनका कहना ये था कि राहुल गांधी ने जिस तरह से ST समाज से आने वाली नागालैंड की महिला के साथ उन्होंने बदसलूकी की ऊंची आवाज़ में बात की, उसको लेकर बहुत आहत है, उनके साथ सम्मान को ठेस लगी है। इसको लेकर राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये बात यही नहीं रुक रही, बीजेपी ने कहा है कि इस बात को लेकर पूरे देश भर में जाएगी। कैसे राहुल गांधी जाएगी तरफ महिला सुरक्षा की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ST समाज से रोकना चाहूंगा आपको आनंद। लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है और एक बार फिर हंगामा शुरू हो गया है लोकसभा के अंदर। ये देखिए तस्वीरें। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। तो ये देखिए, वंदे मातरम की धुन के साथ लोकसभा की कार्यवाही शुरू भी हुई और अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नारेबाजी भी हमने देखी, ऑपोजिशन लामबंद नजर आ रहा है और जो एनडीए के सांसद हैं वो कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रहे हैं। संसद के बाहर भी प्रदर्शन लगातार जारी है। जी हां, रूस यूक्रेन जंग खत्म होने की जगह और ज्यादा विध्वंसक होती जा रही है। पुतिन ने कीव पर ऑर्चनिक मिसाइल से हमले की धमकी दे दी है। दूसरी तरफ रूस लगातार अपनी न्यूक्लियर पावर बढ़ाने में लगा है। रूस ने समंदर में नई स्टेल्थ पनडुब्बी को लॉन्च करके सनसनी मचा दी है।
तो दूसरी तरफ ट्रंप से बातचीत के लिए पुतिन तैयार हो गए हैं। पुतिन ने कहा कि अगर ट्रंप बात करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। पुतिन ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो ये खबरें आपके सामने विस्तार से होंगी, लेकिन इस वक्त जंग के मैदान में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, देर रात कीव पर भीषण हमला हुआ। कीव पर रूस ने मिसाइल से अटैक किया। यूक्रेनी सैन्य डिपो पर विध्वंसक हमले किए गए। तो कीव पर हमले की ये तस्वीरें सामने आई हैं। रूस ने मिसाइल से कीव पर अटैक किया है। और अहम खबर है, यूक्रेन में रूसी बॉम्बर्स का एक्शन नजर आया है। कई ठिकानों पर रूस की एयर स्ट्राइक की गई है। ये देखिए, अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं रूसी बॉम्बर्स कैसे एक्शन में नजर आ रहे हैं। कई ठिकानों पर रूस ने एयर स्ट्राइक को दिया है अंजाम। और वहीं डोनेस्क में रूसी सेना पर यूक्रेन का हमला। ड्रोन से रूसी सैनिकों पर हमला। यूक्रेन की 5वीं असॉल्ट ब्रिगेड ने रूसी सेना पर हमला किया। हमले में कई रूसी सैनिकों की मौत का दावा किया गया है। और रूस यूक्रेन जंग और विनाशक होने की आशंका है। यूक्रेन का ट्राइडेंट लेजर वेपन तैयार है। ट्राइडेंट वेपन रूस के लिए घातक है। रूसी हथियारों को पिघला देगा ट्राइडेंट। यूक्रेनी ड्रोन कमांडर का यह बड़ा दावा सामने आया है। यूक्रेन के पोक्रोवास्क में रूस का हमला और पोक्रोवास्क पर तोप के गोलों की बौछार की है। यूक्रेन के मिलिट्री पोस्ट धुआं धुआं हो गई। तस्वीरें आप देखिए इस हमले की। और कुर्स्क के जंगी मैदान में तोपों की एंट्री हो गई है। कुर्स्क में नॉर्थ कोरियाई आर्टिलरी यूनिट देखी गई। उत्तर कोरिया की तोपों ने संभाला है मोर्चा। रूस की मदद में किम का तोपखाना उतर आया है। और वहीं कुर्स्क के वॉर फ्रंट पर भीषण तबाही। रात भर रूस की बारूदी बौछार होती रही। MLRS से दागी गए रॉकेट। यूक्रेनी फोर्स का कमांड सेंटर इस हमले में तबाह हो गया। और MLRS ग्रैड से यूक्रेन में तबाही मचा दी गई है। कुर्स्क में बारूदी बौछार की गई है। यूक्रेनी सैन्य पोस्ट जो कुर्स्क के अंदर मौजूद हैं, वो देखिए कैसे धुआं धुआं हो गई रूस के इस बड़े हमले। ये बहुत बड़ा हमला था जिसे अंजाम रूस के अंदर दिया गया है। कुर्स्क में रूसी सेना लगातार बढ़त बनाए हुए है। पिछले 4 दिनों से रूस की सेना कुर्स्क में तबाही मचा रही है। क्रिसमस से पहले कुर्स्क फतेह का पूरा प्लान बनाया गया है। 4400 यूक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर यहां से सामने आ रही है। 65 यूक्रेनी बैटल टैंक को बर्बाद कर दिया गया है। 27 मिलिट्री व्हीकल्स नष्ट कर दिए गए। 53 बख्तरबंद वाहन भी तबाह हो गए। 3 हाइमार्स सिस्टम्स को नष्ट कर दिया गया है। कुर्स्क से 24 घंटे की जो वॉर रिपोर्ट सामने आई है वो बता रही है कि रात भर यूक्रेनी ठिकानों पर बमबारी की गई है। MLRS यूनिट ने यूक्रेन को खदेड़ दिया है। जंग में किम जोंग का तोपखाना भी अपनी ताकत दिखा रहा है। रूस के कब्जे में 55% क्षेत्र आ चुका है। पिछले 24 घंटे में रूस के 87 अटैक हुए। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मनीष झा हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और मेजर जनरल AK सिवाच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। JK त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, और प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसी तरह से चलता रहा मनीष तो पूरा का पूरा कुर्स्क एक बार फिर रूस के कब्जे में होगा। क्रिसमस तक भी बहुत कुछ बदल जाएगा क्या? देखिए, ये तो होना ही था कि आखिर रूस अपनी धरती पर यूक्रेन के सैनिकों को
कितने दिन तक बर्दाश्त करेगा। 6 अगस्त को जब यूक्रेन से 10,000 सैनिक कुर्स्क में आए थे, उसके बाद रूस ने अपने अंदाज में अपनी मिलिट्री रणनीति के तहत पहले पूरे इलाके को घेरा, लगभग 1-1.5 लाख सैनिकों से घेरा, और फिर उसके बाद यूक्रेनी सैनिकों का सफाया करना शुरू किया। ये सवाल हो सकता है कि रूस को इतना समय क्यों लगा, लेकिन आप सही कह रहे हैं, क्रिसमस तक ये सब कुछ काम खत्म हो जाएगा। मैं देखता हूं कि आज की तारीख में रूस यूक्रेन युद्ध को आप 2 फेज में देख सकते हैं। एक 20 जनवरी तक, यानी अभी से 30 दिन तक का समय, और उसके बाद का समय जब ट्रंप गद्दी पर आएंगे, तो मुझे लगता है कि उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जिसका बहुत हद तक इशारा पुतिन ने दिया है, यानी कि जेलेंस्की अपने देश छोड़कर चले जाएंगे। रूस बात करने को तैयार है, लेकिन जेलेंस्की लेजिटिमेट नहीं है, तो इलेक्शन हो और उसके बाद हम बातचीत करें। और इन सब के अलावा ट्रंप खुलकर भी कहते हैं कि वो चारों राज्य रूस को दे दो और यूक्रेन बाकी चीजों को लेकर रख लो। बिल्कुल, तो मनीष जो जानकारी दे रहे हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और ये कहीं ना कहीं बता रही है कि इस वक्त कुर्स्क में हालात क्या हैं और रूस किस तरह से अब कुर्स्क के उन तमाम इलाकों को वापस अपने कब्जे में ले रहा है जो कि यूक्रेन के कब्जे में आ गए थे। जंग के बीच रूस की न्यूक्लियर तैयारी भी सामने आई है। रूस ने परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया है। पनडुब्बी आर्कांजेस का सफल परीक्षण किया गया है। परमाणु पनडुब्बी है ये, जिसका सफल टेस्ट किया गया है। और देखिए, रूस की नई न्यूक्लियर पनडुब्बी से दहशत। जी हां, रूस ने लॉन्च की नई स्टेल्थ पनडुब्बी आर्काजेंस्क और आर्कांजेस्क परमाणु मिसाइलों से लैस है और दुश्मन के रडार और सोनार से बचे रहने की इसमें क्षमता है। आर्कांजेस्क यासेन प्रोजेक्ट 885M का नया वर्जन है और जिरकॉन परमाणु मिसाइलों को दागने में सक्षम है, और आर्कांजेस्क जल्द रूसी नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। और आइए अब एक नजर डालते हैं रूसी नौसेना के बेड़े में शामिल पनडुब्बियों पर। रूस के पास दरअसल पनडुब्बियों का पूरा जखीरा मौजूद है। रूसी नौसेना के बेड़े में कुल 58 पनडुब्बियां हैं, 11 बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं रूस के पास। इसके अलावा 17 परमाणु ऊर्जा चालित हमलावर पनडुब्बियां हैं, 9 परमाणु ऊर्जा चालित क्रूज मिसाइल पनडुब्बियां भी रूस के बेड़े में मौजूद हैं। और साथ ही 21 डीजल इलेक्ट्रिक हमलावर पनडुब्बियां हैं रूस के पास। दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी बेलगोरोड भी है। तो इस तरह से पूरा जखीरा है। संजय भारद्वाज सर, एक सवाल यहां पर, ये जो नेवल प्रिपरेशन हम देख रहे हैं रूस की, खासकर परमाणु पनडुब्बियों के डिप्लॉयमेंट और साथ ही नेवी में उनके इंक्लूजन, उनको सम्मिलित करने और उसके विस्तार की, क्या ब्लैक सी को लेकर कोई बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है रूस? देखिए, अगर मोटे तौर पे देखते हैं तो जो ब्लैक सी है वो बहुत एक स्ट्रेटेजिक वाटर है और वो कनेक्ट करता है यूरोप से, और जितने भी जो गैस पाइपलाइन सप्लाई था, जितना भी था, वो ब्लैक सी के माध्यम से जो सप्लाई होता था। तो निश्चित रूप से रूस अपनी जो स्ट्रेटजी शुरुआत में ही जो रशिया ने यूक्रेन के जो क्षेत्र अपने कब्जे में किए थे वो वही थे जो ब्लैक सी से लगे हुए थे और क्रीमिया और इन सबको मोबिलाइज करके आगे बढ़े थे। तो निश्चित रूप से एक जो स्ट्रेटजिक वाटर है ब्लैक सी है जो यूरोप को कनेक्ट करता है, निश्चित रूप से ये रशिया उस वाटर पे अपनी स्ट्रेटजिक डेप्थ बनाने का एक प्रयास मुझे लगता है। बिल्कुल, और देखिए इस बीच एक अहम खबर है, यूक्रेन युद्ध को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। अब यूक्रेन जाएगी ब्रिटिश फौज। ब्रिटिश रक्षा मंत्री का कीव में ऐलान। ब्रिटिश फौज की ट्रेनिंग के नाम पर कीव में एंट्री की खबर है। यूक्रेन में पहली बार नेटो देश की सेना उतरी। जी हां, तो जंग में ब्रिटेन की डायरेक्ट एंट्री, और ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट है। रूस यूक्रेन युद्ध के हिसाब से यूक्रेन में नाटो देश की फौज होगी और जंग के दौरान कीव में ब्रिटिश फौज रहेगी। यूक्रेन जाएगी ब्रिटिश फौज और वॉर ड्रिल के नाम पर फौज को डिप्लॉय करने की योजना है। रक्षा मंत्री जॉन हेली ने क्या दावा किया है वो भी देख लीजिए। जंगी ट्रेनिंग देगी ब्रिटिश फौज, यूक्रेनी सैनिकों को यह ट्रेनिंग दी जाएगी और यूक्रेन की जंगी क्षमता इससे विकसित की जाएगी, उसे बढ़ाया जाएगा। यानी कि नाटो, यूक्रेन की जमीन पर नाटो की सेना मौजूद रहेगी।
जी हाँ, ये बड़ा डेवलपमेंट है, इस पर अपने मेहमानों से भी बात करेंगे। लेकिन एक और अहम खबर है, ओर्शनिक मिसाइल पर बोले हैं व्लादिमीर पुतिन। ओर्शनिक मिसाइल को कोई मार नहीं सकता, जरूरत पड़ने पर कीव पर ओर्शनिक से होगा हमला, ये कहा गया है पुतिन की तरफ से। तो पुतिन लगातार ऐलान कर रहे हैं कि अब हमला ओर्शनिक से होगा, इसलिए ओर्शनिक मिसाइल की तैनाती की जा रही है। जी हां, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको हम बता रहे हैं। रूस ने बेलारूस के ब्रेस्ट शहर में ओर्शनिक मिसाइलों की तैनाती कर दी है। रूस का पहला टारगेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और लंदन और ब्रेस्ट की दूरी 1850 किलोमीटर। अगर ब्रेस्ट से मिसाइल फायर किया जाएगा तो यह लंदन सिर्फ 8 मिनट और 8 सेकंड में पहुंच जाएगी। पुतिन के टारगेट पर सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश भी हैं। ब्रेस्ट से यूक्रेन की राजधानी कीव की दूरी 653 किलोमीटर है। ओर्शनिक यहां सिर्फ 2 मिनट 7 सेकंड में तबाही मचा देगी। रोमानिया में अमेरिका का जो एयरबेस है वो ब्रेस्ट से 1180 किलोमीटर है। यहां रूस की IRBM मिसाइल 5 मिनट और 5 सेकंड में पहुंच जाएगी। पोलैंड की बात करें तो पोलैंड में भी अमेरिका का एयरबेस है और ब्रेस्ट से अमेरिकी एयरबेस 686 किलोमीटर दूर है। इसे ओर्शनिक मिसाइल 3 मिनट 2 सेकंड में तबाह करने में सक्षम है। जर्मनी में मौजूद अमेरिका का रमस्टाइन एयरबेस है और ब्रेस्ट के बीच इसकी दूरी जो है 1405 किलोमीटर है और यह फासला रूस की जो घातक मिसाइल है वो इस एयरबेस को 6 मिनट 1 सेकंड के समय में तय करके और वो उसको तबाह कर सकती है। अगर बेलारूस के ब्रेस्ट से ओर्शनिक मिसाइल फायर करता है तो ये फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी 5 मिनट में पहुंच जाएगी। ब्रेस्ट से 406 किलोमीटर की दूरी पर लिथुआनिया की राजधानी है विल्नियस को ओर्शनिक मिसाइल सिर्फ 1 मिनट 7 सेकंड में ही ध्वस्त कर सकती है। यानी कि ये पूरा जो कैलकुलेशन है डिस्टेंस का और अपने टारगेट को हिट करने का, वो सब कुछ रूस के रेंज में है। सिवाज सर, सवाल यही है कि ये जो डिप्लॉयमेंट है ओर्शनिक का, ये रियल थ्रेट है या फिर सिर्फ और सिर्फ एक पोस्चरिंग है? देखो, सच्चाई ये है कि रवि, ये मानना पड़ेगा कि न्यूक्लियर हथियार एक पोस्चरिंग थ्रेट है, मगर ये न्यूक्लियर हथियार आर नॉट वेपन्स ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। बट ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से रूस ने ओर्शनिक मिसाइल हाइपरसोनिक, जिसकी स्पीड 10 मैक से ज़्यादा है, वो एक गेम चेंजर होगी, क्योंकि उसको कोई भी रडार डिटेक्ट नहीं करता, स्टेल्थ है, और उसको एक प्रकार से बीच में उसका साथ टारगेट के हिट करने से पहले उसको इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो पेट्रोइड सिस्टम और थार्ड लगा रखा है या यूक्रेन में या यूरोप में, वो एक प्रकार से जो टर्बनी हाई एल्टीट्यूड और पेट्रोइड एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने दिया, वो इसको नाकामयाब है। ये ओर्शनिक मिसाइल उस शील्ड को क्रॉस करके अपने टारगेट पे जाता है, तो ये एक खतरे की घंटी है, इसमें कोई डाउट नहीं। जो आपने दिखाया कि जितना करीब 5 मिनट के अंदर हर वो इलाका जो अमेरिका की बेस है या यूरोप का कोई मेन सिटी या कैपिटल है, उस पर हमला कर सकता है रूस, तो मुझे लगता है ये सिचुएशन काफ़ी मुश्किलात है। यूरोप के लिए भी एक वार्निंग है रूस की तरफ से। मगर मुझे लगता है कि होने वाला क्या है, देखो होने वाला ये है, इट इज़ एस्केलेट बिफोर डी एस्केलेट। लगता ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले जितना जो इलाका जीत सकता है रूस वो कोशिश कर रहा है। वो ईस्ट यूक्रेन में बढ़ता जा रहा है। वो जानता है कि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो बातचीत का दौर चलेगा, हो सकता लड़ाई फ्रीज हो जाए, तो जहां जितना इलाका वो जीत लें, क्योंकि अभी भी 18 से 20% इलाका डोनबस का, जापोरिजिया, खरसोन और क्रीमिया जीत चुका है रूस। घुमाया क्या है उसने, कुर्स्क का इलाका जो 1200 स्क्वायर किलोमीटर था, जहां पर यूक्रेन की फौज आ गई है, वो भी 50% के करीब रूस ने जीत लिया है। तो अभी उसका फोकस है कि किसी तरीके से ये जो बचा हुआ कुर्स्क का एरिया है उसको वापस ले। और यूक्रेन का क्या एम है, यूक्रेन को भी मालूम है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे हो सकता है वो हथियार देने बंद कर दे, वो मानना पड़ेगा उसको कोई निगोशिएशन का। तो मुझे लगता है उसको ये मालूम है कि जो इलाका आज रूस ने ले लिया है, डोनबस, जापोरिजिया, खरसोन, उसको लेना बड़ा मुश्किल है। इसलिए वो चाहेगा कुर्स्क के इलाके को बरकरार रखे कि उसको कोई लीवरेज मिले जब कोई निगोशिएटिंग टेबल पे बातचीत होती है। तो बिल्कुल, डोनबास और क्रीमिया को हम वापस नहीं ले सकते, ये तो खुद अब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी मान रहे हैं। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध पर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पुतिन अब यूक्रेन पर
ट्रंप से वार्ता के लिए तैयार हैं। यूक्रेन पर समझौता संभव है, ये कहा है पुतिन ने। यूक्रेन युद्ध पर वार्ता संभव है, पुतिन ने कहा। यूक्रेन युद्ध में रूस की स्थिति बहुत मजबूत है। सुनिए। और देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ की है और उन्हें अपना दोस्त बताया है। व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री की इसके पहले भी कई मौकों पर तारीफ की। एक बार फिर से उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए ये शब्द कहे। तो देखिए, दो महत्वपूर्ण बयान जिसमें भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए व्लादिमीर पुतिन नजर आ रहे हैं, ये हमने आपको दिखाया। और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन के मुद्दे पर वो डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के लिए तैयार हैं। एम्बेसडर त्रिपाठी, किस तरह से आप देखते हैं इस डेवलपमेंट को? क्या वाकई रूस आज की तारीख में आपको बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है कि अब अगर बातचीत के टेबल पर दोनों मुल्क बैठते भी हैं तो रूस के लिए ही विन विन सिचुएशन होगी, इसीलिए पुतिन अब ये मैसेज दे रहे हैं कि हाँ, बातचीत के लिए हम तैयार हैं? देखिए, बिल्कुल पुतिन ये मैसेज दे रहे हैं कि हाँ, 20 तारीख के बाद जब ट्रंप आएंगे तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके पहले का वक्फा जो है, जो 30 दिन का, आज से ठीक 30 दिन का जी, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है उस युद्ध के लिए। इस दौरान रूस ये कोशिश करेगा कि वो जितने ज़्यादा क्षेत्र जीत सके यूक्रेन के और उसके कब्जा हटा सके यूक्रेन का, उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि वो अब स्ट्रेंथ, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में होगा बार्गेनिंग के। और यूक्रेन ये कोशिश करेगा कि वो कुर्स्क पर कब्जा बनाए रखे जितना भी हो, क्योंकि वो भी उसको बार्गेनिंग चिप के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पर यह है कि उस 30 दिन में कौन कितने दूर तक जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि इस सब के बावजूद कि ब्रिटिश फोर्सेस वहाँ पर ट्रेनिंग के नाम पे उनका साथ दे रही हैं, इस सब के बावजूद इतनी जल्दी कुछ नहीं हो पाएगा। ना बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका, न इसमें तब तक यूक्रेन की जीत नहीं होगी जब तक अमेरिकन सैनिक जो हैं वो वहाँ की धरती पे लड़ाके के रूप में पैर नहीं रखेंगे। और जाते जाते मुझे नहीं लगता कि बाइडेन ऐसा कर जाएंगे जिससे कि अमेरिका की जनता बहुत ही खिलाफ हो जाए। थोड़ा बहुत अपना हथियार देते रहेंगे, लेकिन इससे ये होगा कि, और रूस भी चाहेगा कि इस एक महीने के टाइम में ये किसी तरह से ऐसी स्थिति हासिल कर ले कि ट्रंप के आने के बाद रूस कह दें हाँ भाई, हम तो तैयार हैं, अब ये कीजिए कि जो हमारी तो 4 कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं जो हमने पहले रखी थी, अब हम यूक्रेन छोड़ने को तैयार हैं। तो ये, और जहाँ तक ये बात रही कि 6 मिनट या 7 मिनट या 8 मिनट की दूरी पर जो है रूस से, वो मेरे ख्याल से टोटल पोस्चरिंग है, क्योंकि छोटी कंट्रीज़ पे लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया पे तो वो हमला करेगा नहीं रूस। ब्रिटेन पे रिटेलिएशन में अगर हमला करेगा भी कि ब्रिटिश सैनिक वहाँ है, तो 5-7 मिनट का टाइम बहुत बड़ा होता है, ख़ास तौर से ऐसी फोर्सेस के लिए जो कि तैयार हो अटैक को फेस करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि ब्रिटेन तैयार नहीं होगा। अगर ब्रिटेन ने अपने सैनिक भेजे हैं तो ब्रिटेन भी तैयारी कर रहा होगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये रूस कुछ ऐसा काम अभी करेगा। ये पोस्चरिंग है। ठीक है, आप भी मानते हैं कि ये पोस्चरिंग है, लेकिन एक दबाव बनाने की कोशिश जरूर रूस की तरफ से लगातार की जा रही है यूरोपीय देशों पर। और देखिए, जर्मनी में लोगों को परमाणु हमले का डर सता रहा है। 58% लोगों को न्यूक्लियर हमले का डर है, ये सर्वे में कहा गया है। और 57% लोगों को परमाणु हादसे का खतरा भी लग रहा है। जर्मनी के ऑफिस फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन BFS का ये सर्वे है जिसमें ये आंकड़े सामने आए। तो जर्मनी में देखिए, लोगों को यह डर सता रहा है न्यूक्लियर वेपन से कहीं हमला ना हो जाए। जर्मनी में आधे से ज्यादा लोगों को परमाणु हमले का डर है। जर्मनी के ऑफिस फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन BFS का यह सर्वे है। करीब 58% लोगों को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का डर है। 57% लोगों को परमाणु हादसे का खतरा महसूस हो रहा है। 94% लोगों ने बताया कि अब तक रेडिएशन से बचने के कोई उपाय है नहीं। जर्मनी के लोगों में रेडिएशन के खतरे को लेकर चिंता साफ तौर पर नजर आ रही है। डर का मुख्य कारण यूक्रेन के खिलाफ चल रहा रूस का युद्ध है। तो एक तरफ जर्मनी तक खतरा बढ़ता नजर आ रहा है, लोग जो हैं वो चिंता में हैं, उनकी चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ इस बात के आसार कि बहुत जल्द जो रूस यूक्रेन जंग है वो खत्म हो सकती है। तो अपने आप में
कई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हैं जो इस वक्त हो रहे हैं और सभी पर हमारी नजर बनी हुई है। अगली बड़ी खबर सीरिया से जुड़ी है। रवि, बिल्कुल, देखिए, सीरिया में असद के भागने के बाद अंतरिम सरकार आ चुकी है, लेकिन अब भी संकट खत्म नहीं हुआ है। अब सीरिया पर कब्जे के लिए तुर्की और इजरायल कोशिश कर रहे हैं। इजरायल गोलन हाइट्स का विस्तार करना चाहता है, जबकि तुर्की पीकेके के कब्जे वाले इलाके में अपनी सेना भेज रहा है। तुर्की को अब रूस का साथ मिल गया है, जिससे अमेरिका का दबदबा खत्म किया जा सके। इसके लिए बैकडोर से एचटीएस सरकार से बातचीत करने रूस और तुर्की जुटे हुए हैं। और इस बीच रूस ने अपने खमेमी मिलिट्री बेस से हथियार लीबिया पहुंचा दिए। और इस बीच एक बड़ी खबर है, लेबनान के यारून शहर पर भीषण बमबारी हो गई है। सीजफायर के बाद भी रुकी नहीं बमबारी। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है। हिजबुल्लाह का सीरिया में बड़े ऑपरेशन की हिजबुल्लाह प्लानिंग में था, ये पता चला है। सोर्सेस के हवाले से यह जानकारी मिली है कि हिजबुल्लाह सीरिया में बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था। और देखिए, सीरिया पर पुतिन का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। सीरिया में रूस को बहुत कुछ मिला, सीरिया में बेस बनाए रखना चाहता है रूस। पुतिन ने सीरिया पर बताई रूस की इच्छा। तो ये देखिए, सीरिया में रूस का नया प्लान क्या है, ये पुतिन ने बताया है। सैन्य बेस बरकरार नहीं रख पाया, बैकडोर से एचटीएस से बात भी की। अब रूसी फोर्स लीबिया शिफ्ट करने की प्लानिंग में है। सीरिया में रूसी बेस अब वीरान हो चुके हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने देखिए क्या ऐलान किया है। सीरिया में 9 साल बेहद अहम रहे। 9 साल तक रूस सीरिया के अंदर सफल रहा। असद की सत्ता जाना चिंताजनक है। इजरायली हमले खतरनाक हैं। सीरिया में आईडीएफ का ऑपरेशन निश्चित तौर पर चिंता की बात है, ये कहा गया है पुतिन की तरफ से। मनीष, कैसे डिकोड करेंगे पुतिन क्या कहना चाह रहे हैं सीरिया को लेकर? और निश्चित तौर पर सीरिया के अंदर रूस को हार का तो सामना करना पड़ा है। अमेरिका यहां विन विन सिचुएशन में फिलहाल तो नजर आ रहा है स्थितियों को देखते हुए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में सीरिया में सबसे बड़ा विजेता कौन बना, तो पुतिन कहते हैं इजराइल। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कहा जाए कि मध्य पूर्व का बेताज बादशाह बनकर उभर रहा है इजराइल, तो वो गलत नहीं होगा। जिस तरह से उसने पहले हमास को, फिर लेबनान में हिजबुल्लाह को खत्म किया और अब सीरिया में उसकी जीत हासिल हुई। ईरान पर जिस तरह का दबाव बनाए हुए है, सऊदी के साथ अच्छे संबंध बने। लेकिन इनसे परे होकर अगर आप देखिए तो पूरे परिदृश्य में क्या समझ में आता है। परिदृश्य में यह है कि आज की तारीख में दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क हैं जिनके क्षेत्रफल का विस्तार हो रहा है। एक इजराइल का धीरे धीरे क्षेत्रफल का विस्तार हो रहा है, अगर आप माने सीरिया में जिस तरह से वो नया जमीन उनको हासिल हुआ। और दूसरा रूस का, पिछले 3 साल में रूस को कितनी बड़ी टेरिटरी हासिल हुई है। तो रूस और इजराइल को इस युद्ध से फायदा मिला है। नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन फायदा बहुत सारा मिला है। अब आगे क्या होगा? आगे ऐसे ही टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग लग रही है कि रूस अब अपना पूरा ध्यान मिडिल ईस्ट की जगह उधर फोकस करना चाहता है, जहां पर वो यूक्रेन में पहले शांति लाएगा। बिल्कुल ठीक बात है मनीष। वक्त हमारे पास इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को यहां पर खत्म करना होगा। फिलहाल तो निश्चित तौर पर इजराइल विन विन सिचुएशन में नजर आ रहा है। सीरिया के अंदर जो कुछ हुआ है और मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।